एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। और जो आपका मतलब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, जीवन का विकास है, इसका सिद्धांत किस बेस पे है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहा, आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए, सबसे फर्स्ट लेसन आप सभी को दिया गया है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आपका फोर्थ सेमेस्टर प्लस टेट की भी तैयारी, या फिर सीटेट भी कह सकते हैं, आपके इस लेसन से जो भी प्रक्रिया है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके आगामी भर्तियों में भी शामिल होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुट जाइए आप सभी लाइव। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बारी सेशन को लाइक कर दीजिए। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी हम आपके कमेंट्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट्स लेंगे तो फिर वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। पहले हम टॉपिक वाइज जो भी है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी आपके सवाल होंगे, और हाँ, अगर आपको क्वालिटी सही नहीं दिख रही होगी तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी को 360 पे कर लीजिए, या फिर लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद जो है क्वालिटी सही हो जाता है, क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, जो अभी आज का टॉपिक है, जो आपका जैव विकास यानी कि एवोल्यूशन, सदा ही मनुष्य के लिए एक रोमांचक विषय रहा है। जैसे कि हमारा मूल क्या था, हम कहाँ, हमारा विकास कैसे हुआ, ठीक है, इतना विकास कैसे हुआ। क्योंकि अभी जो वर्तमान में है ना, तो फ्यूचर में और भी विकास होगा, मतलब ये अनवरत चलता रहता है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये प्रक्रिया कैसे रही, लेकिन हमें जो हमारा टॉपिक होगा इस पॉइंट व्यू से होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो भी ये प्रयास है और दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जैव विकास, जो कि एक मतलब आप कह सकते हैं बायोलॉजी की शाखा है, ठीक है। अगर बायोलॉजी शब्द यहाँ आ ही गया है तो कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए कि बायोलॉजी शब्द के जो भी उत्पत्ति है, सबसे पहले किसने उत्पत्ति किया था, कब किया था, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी के जो जनक है, जो जीव विज्ञान के जनक हैं, वो अरस्तु हैं, लेकिन उनके मतलब जो बायोलॉजी शब्द है इसके प्रयोगकर्ता कौन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनेश, ठीक है, जो कि 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। ये दोनों, लैमार्क व ट्रेविरेनेश, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम है। वहीं अगर जियोलॉजी का अगर पूछ लिया जाए बाय कि जनक कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए अरस्तु ही है। अगर मान लीजिए बॉटनी का यहाँ जनक पूछ दिया जाए तो थोड़ा नाम मतलब आप सभी को इजी नहीं लगेगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो ये जो बॉटनी है इनके जनक हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो आपका एवोल्यूशन यानी कि जीवन का जो भी विकास रहा, इसके ऊपर सिद्धांत भी दिए गए। तो हम सिद्धांत के माध्यम से इसे और भी इजी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए, जैव विकास की जो भी वर्तमान में है या फिर बहुत सालों से आपने देखा, 50 साल, जो भी ये नाम पड़े, क्यों पड़े, क्योंकि निरंतर जो विकास है वो चलता रहा, और चलते 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 अभी हम आधुनिक काल में हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि आप कैसे हैं, अभी और भी विकास होगा। यानी कि धीमी प्रक्रिया, ये जो विकास की धीमी प्रक्रिया है लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम जैव विकास आसान भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए, अगर हम किताबी भाषा को समझें तो देख सकते हैं, जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तनों द्वारा निरंतर अधिकाधिक, अभी आपको कुछ एग्जाम्पल मतलब जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अधिक मतलब जो भी सरल से जटिल होता गया, ठीक है, या फिर जटिल से तो जो भी प्रक्रियाएं रहीं,
अब देखिए, उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास से ही है। जैव विकास के अनुसार पृथ्वी पर पहले की पूर्वज जो भी विकास के द्वारा ही नई नई जातियां उत्पन्न हुई और अभी हो रही हैं और अभी होंगी भी। और देखिए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्राचीन परिकल्पना स्वतः जो भी उत्पादन की गई है, जबकि आधुनिक परिकल्पना की बात करें तो अभी ये प्रकृतिवाद है। तो ये आपके जैव विकास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सिंपली अभी आपको जैसे ही वीडियो बढ़ता जाएगा, थोड़ा लंबा होता जाएगा सेशन, तो अच्छे से इसे आप समझ सकेंगे डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसको लेकर आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब देखिए, अगर बात की गई है प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन या फिर अनवरत कह सकते हैं द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति, यानी कि धीमे परिवर्तन के कारण अधिकाधिक जो जीवों की उत्पत्ति हुई, उसे जैव विकास। बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, परिभाषाएं मिल जाएंगे। जैव विकास देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन है। सिंपली आप इतना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये 2 लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि डीएलएड में फैक्ट टू फैक्ट लिखा जाता है, आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले दर पीढ़ी तो सबसे पहले शैवाल, बैक्टीरिया वगैरह सब आए, उसके बाद से तो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले कौन सा शैवाल आया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें, यहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले पाया जाने वाला जो जीव था वो था ब्लू ग्रीन एल्ग, यानी कि जो आपका नील हरित शैवाल है वो सबसे पहले पाया जाने वाला पृथ्वी पर जीव है। तो अगर हम पीढ़ी दर पढ़ रहे हैं, जैव विकास पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। और जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे ना, वो पूछे जा सकते हैं। तो हमने पहले ही कहा कि आपका जो ये टॉपिक होगा, जिस हिसाब से आपके पेपर में पूछे जाते हैं या फिर आपके टेट में भी काम आ जाएंगे, उस हिसाब से आपको टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको जैव विकास जो आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रक्रिया दर पीढ़ी, मतलब जो भी विकास हुए हैं या फिर होंगे, सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपकी ये जैव विकास है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, कहा जाता है बार बार, या फिर आपने सुना भी होगा कि पहले मनुष्य यानी कि पहले बंदर थे, अब जाके हम ऐसे हो गए हैं। तो ये जो भी आपने सुना, जो भी पहले क्या था कि पहले मतलब जो भी मनुष्य थे वो कच्चे मांस खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनके पास ये माइंड ही नहीं था कि उसे पकाया जा सकता है, उसे मतलब उसमें स्वाद भी मिलाया जा सकते हैं, या फिर खेती भी किया जा सकता है, या फिर आग भी जलाया जा सकता है। तो धीरे धीरे धीमे प्रक्रिया जो विकास हुआ, धीरे धीरे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो ऐसी जो प्रक्रिया चलती आई है ना, तो इसी को सिंपली आप कह सकते हैं जैव विकास। ठीक है, चलिए अब हम इसे पहले सिद्धांत अगर हम बात करें तो सिद्धांत के मायने, मतलब जो भी मायने हैं, जैसे डार्विनवाद, लैमार्कवाद, उत्परिवर्तनवाद, ये सब क्या है, इसमें ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। इम्पोर्टेंट क्या है वो बस आप सभी को जानना है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम जैव विकास के सिद्धांत कि जो है आप सभी को पता ही है, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि अनेक सिद्धांत मिल जाएंगे, अनेक मत मिल जाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बस उतना जानना है कि आप सभी के लिए पढ़ना क्या है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद मतलब डार्विनवाद, या फिर जो नव डार्विनवाद है आप उसे भी पढ़ सकते हैं, पुनरावर्तन सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें लैमार्कवाद के बारे में अगर पढ़ा जाए तो सिंपली कह सकते हैं लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था फ्रेंड्स, वो किस पे था, तो वो था आपके जो भी, अगर आपने सुना होगा जिराफ सुना होगा ना, यानी उनका ये कहना था कि जो भी मनुष्य हैं, ठीक है, उनमें जन्म से कोई लक्षण ना होकर वातावरण के अनुकूल, यानी कि समय की परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रक्रियाएं या फिर
आप कह सकते हैं मतलब अभी जिस स्थिति में है तो कौन सा वो काम करेंगे तो उनके लिए बेटर होगा। जैसे अगर उन्होंने जिराफ पर उदाहरण दिया, एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने कहा कि मान लीजिए जिराफ क्या है, उसका गर्दन ऊपर है क्योंकि जब घास जो भी ज़मीन पे थे जब सूख गए थे तो कुछ तो खाने के लिए चाहिए, है ना। तो वो पेड़ पौधों को जो है अपना आहार बनाने लगे, भोजन बनाने लगे, इस वजह से वो गर्दन जो है अपनी ऊपर करने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं चलती रही। अब जो ये मतलब गर्दन जब ऊपर करने लगे, धीरे धीरे जो ये प्रक्रियाएं रही तो जो उनके बच्चे हुए तो जो भी उनकी आनुवंशिकता रही तो उस हिसाब से निरंतर परिवर्तन होता गया। तो ये बात बोला गया है कि जन्म से न लेकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस होते हैं वो लैमार्क का। ठीक है, तो देख सकते हैं जीवों एवं अंगों का निरंतर वृद्धि होती रहती है जिन वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास कम में होता है। लैमार्क का जो ये कहना था कि आपका जो विकास है वो इस प्रक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इनके सिद्धांत की, देखिए इम्पोर्टेंट अब आपके लिए है। लैमार्क का यह सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ है। तो ये पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये फैक्ट जो कि बस आप इतना याद रख लीजिए कि लैमार्क का ये सिद्धांत था कि जन्म से मनुष्य में कोई लक्षण जीव जंतुओं में लक्षण ना होकर वातावरण के अनुकूल स्थिति में परिवर्तन हो, उसके हिसाब से जो काम किया जाए, जो अपना मतलब अंग ज़्यादा यूज करे उसमें परिवर्तन हो। तो इस बात को लैमार्क का सिद्धांत जो है कहा गया है जैव विज्ञान में। ठीक है, वहीं देख सकते हैं अभी नीचे और दिया गया है कि लैमार्क को अंगों को कम या फिर अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिंपली हमने आपको अभी बताया। और लैमार्कवाद के अनुसार जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पर वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो लैमार्क का सिद्धांत था उनके अनुसार वातावरण में परिवर्तन का जो सीधा प्रभाव है उनके संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पे पड़ता था। वहीं अगर बात करें तो देखिए लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार जो भी जंतु के उपार्जित लक्षण जैसे वंशगत होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, दर पीढ़ी दर। अब ये नहीं कि आपने बार बार ये एग्जाम्पल सुना होगा एक कि किसी बच्चे का मतलब किसी माँ का हार्ट कट गया या फिर उसके फादर का तो उसके बच्चे का भी, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन हाँ, जो भी उपार्जित लक्षण होते हैं वंशागति, उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग आगे दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये आपका लैमार्कवाद हो गया। वहीं अगर हम डार्विनवाद की बात करें तो सिंपली आप समझ सकते हैं इसको, अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि इनके सिद्धांत किस पे काम करते हैं डार्विनवाद के, तो जीव के जो संतानोत्पत्ति करने की क्षमता या फिर जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं, वंशानुगत विभिन्नताएं के बारे में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। वातावरण के अनुकूलन के विषय में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। और देखिए स्पेसिस बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब आप 1836 वो आपने 1809 में देखा और इनका सिद्धांत डार्विनवाद का 1836 में। और अगर हम इस सिद्धांत के बारे में बात करें तो सभी जीवों में संतानोत्पत्ति से अधिक क्षमता पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया। और प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष, क्योंकि जो संघर्ष करेगा, ठीक है, ये संघर्ष जो भी है वो इम्पोर्टेंट और समजातीय, अंतर्जातीय या फिर पर्यावरणीय होते हैं। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत था। यानी कि अगर हम सिंपली ये कहें संघर्ष की बात की जाए तो जैसे कि जैव विकास का जो आपने डेफिनेशन जाना, तो आप सिंपली डार्विनवाद का सिद्धांत उस पर लगा सकते हैं। जैसे कि मनुष्य की हमने बात की तो पहले बंदर थे, पहले झुक के चलते थे, धीरे धीरे उनको लगा नहीं हम दो हाथों पे ही चल सकते हैं, तो उन लोगों ने दो हाथों पे चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है सीधी हो गई, है ना। तो ये संघर्ष होता है। या फिर आप कह सकते हैं जीवन के संघर्ष के बारे में बात बोला गया है। तो पहले कच्चे मांस बनाकर खाते थे, फिर उन्होंने सोचा नहीं हम इसे पका सकते हैं, हम इससे
आग जला सकते हैं। तो ये अपने जीवन का संघर्ष हो गया। ठीक है, तो जीवन में संघर्ष अत्यधिक जीवों को करना पड़ा, या फिर आगे की प्रक्रिया अपने आप को मतलब और भी अच्छे से अनुकूल तरीके से रखते हुए जीवन को जीना, तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत था। ठीक है, वहीं देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ बात करें आपका जो भी और मतलब मौलिक कल्पना या फिर बेसिक आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या होता है। ठीक है, और देखिए जो आपका एक उत्परिवर्तन है, कहीं ना कहीं ये आपका ह्यूगो डिबरेज आपने नाम सुना होगा, उनके थ्रू हुआ था, उनका सिद्धांत था उत्परिवर्तन, और कहीं ना कहीं वो भी लैमार्क का जो सिद्धांत है उसी से मिलता जुलता है। तो ये आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था हमने आपको बता दिया। ठीक है, वहीं अगर एवोल्यूशन के बारे में, तो देखिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि परिवर्तन के साथ तो इसमें बोला गया है, तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है वो है अनेक समूहों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये परिकल्पना के बारे में बात बोला गया है। घुमा फिरा के अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से जैव विकास का आ गया तो फ्रेंड्स आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। पॉपुलेशन के बारे में बोला गया है, और वहीं देख सकते हैं परिवर्तन में फलस्वरूप बने आगामी जीवों में नई सामष्टियों, यानी कि नई नई चीज़ों का विकास की जो भी आगे की प्रक्रिया होती रहती है, या फिर रूपांतरण के साथ अवतरण भी जो होती रहती है, तो यही प्रक्रिया को हम जैव विकास का डेफिनेशन या फिर परिकल्पना या फिर आप विशेषता भी कह सकते हैं। जैसे कि कार्बनिक विकास की संकल्पना के अनुसार वर्तमान में पेड़ पौधे या फिर जंतु सभी समय के साथ सरल संरचना या फिर आदिकालीन जीवों में प्राकृतिक व धीमी गति से लगातार होने वाली। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक आ जाता है ओपरेन थ्योरी, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओपरेन थ्योरी जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। अब ये है क्या, इसके बारे में हम चलिए जान लेते हैं। और जो भी आपका ये थ्योरी मतलब टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा, तो एक एक मतलब साथ में आपको प्रैक्टिस भी उसके बाद से दे दिया जाएगा, ताकि जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है ओपरेन थ्योरी में, कि इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कोशिका रूपी आदि जो भी सरल जीवों में एक जटिल एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, और दूसरी ओर इनमें कुछ समूहों में आकर प्रारंभिक बहुकोशिकीय, यानी कि पहले एक कोशिकीय फिर बहुकोशिकीय, इन्हीं प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की जो भी कोशिकाएं धीरे धीरे श्रम विभाजन या फिर आप कह सकते हैं विकास अलग अलग कार्य करने लगी। तो जो भी आपके सेल हैं, तो इसके बारे में मतलब देखिए धीरे धीरे जितने भी विकास हुए, अब देखिए इनमें आनुवंशिकता भी आ जाता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आनुवंशिकता और जैव विकास आरएनए जो डीएनए सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे से। अगर हम वही विशेषताएं की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए विशेषता आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, तो इसके लगभग 5 से 6 विशेषता स्पेशल फीचर्स ऑफ जो एवोल्यूटरी थॉट है उसके बारे में दिया गया है। देख सकते हैं आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने हैं, अपितु करोड़ों वर्ष पूर्व इनके पूर्वज सरल संरचना वाले थे। ठीक है, और कालांतर में उनकी सरल संरचना परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे अधिक से अधिक जटिल संरचना में विकास होता गया। ये सबसे पहले इनकी विशेषता है। पहले कालांतर इनकी सरल संरचना में परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे जो है अधिक से अधिक जटिल संरचना जो विकास है, जो आपका एवोल्यूशन है, वो होता गया। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्रकृति की वातावरणीय दशाएं सदैव बदलती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी विशेष विशेषता है प्रकृति में जो भी वातावरणीय दशाएं हैं वो सदैव बदलती रहती हैं। अगर वहीं थर्ड पॉइंट है जीवों में प्रकृति की बदलती हुई दशाओं के अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं, इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप नए जीव बनते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ आप सभी को देख रहे होंगे दिए गए हैं। और यहाँ अगर नेक्स्ट
यहाँ विशेषता की बात करें, देखिए विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवों में आदिकाल, अगर हम प्रीवियस बारी की बात कहें तो पूछा गया था कि जो भी आपके संगत अंग असंगत अंग क्या हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा, तो ये भी आप सभी को क्लियर कराया जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए जीवों में आदिकाल से ही परिवर्तन होते रहते हैं और आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा, क्योंकि परिवर्तन कहाँ कभी रुका है? कभी रुका है आपने देखा है? नहीं ना। तो परिवर्तन कभी नहीं रुकता है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा और फ्यूचर में होता रहेगा। हो सकता है कि कल कुछ और बदल जाए, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए पांचवा जो विशेषता है उसमें यह है कि नए जीवों तथा नई जातियों की उत्पत्ति जटिल एवं धीमी क्रिया है जो हजारों वर्षों में पूर्ण होती है। मैंने अभी कहा कि ये जो आपका जैव विकास की प्रक्रिया है बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। अतः इस प्रकार के जीवों से एक दूसरे प्रकार के जीवों से बनते देखना संभव नहीं है, किंतु जो अंतरक्रमण जीवों का यानी कि इंटरग्रेडिंग, ठीक, उसका जो समर्थन है, ठीक है, वो पाया जाता है। वहीं अगर हम 6 की बात करें तो किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों या फिर उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समान जो पूर्व में अवश्य हुई हो लेकिन एक वंशीय इतिहास हो, एक इतिहास कहा जाता है। देखिए इसमें 6वां पॉइंट, किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों में उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समय समान पूर्वज में अवश्य हुई होगी, इसी को जो है एक वंशीय इतिहास भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी इतिहास हो चुके हैं या फिर जो भी फ्यूचर्स में होने वाले हैं, तो ये सारी बातें जो हैं ये आपका जैव विकास की विशेषता है।